स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे जो ब्रीफ 24 अगस्त 2024 को पेश किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसके संबंध में बात करेंगे। ये जो लाया गया था 24 अगस्त 2024 को, इसमें जो डिटेल्स में लिखे हैं उसमें लिखा है एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। असल में सरकारी कर्मचारी ये कहते रहे हैं कि उन्हें अपने पेंशन में निश्चितता की आवश्यकता है, यानी गारंटेड पेंशन की, विशेष रूप से पेंशन, फैमिली पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन, मिनिमम पेंशन भी चाहिए, और साथ में इन्फ्लेशन इंडेक्स से मैच करता हुआ यानी डीए या डीआर की भी उन्हें चिंता है। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह आम नागरिक के हितों की रक्षा करे ताकि पेंशन के कारण भविष्य में उन पर उच्च करों का भारी बोझ ना पड़े। यानी दोनों चीज़ें, आम नागरिकों के हित की भी रक्षा हो, पेंशन के कारण टैक्स का ज़्यादा बोझ भी ना पड़े नॉर्मल पब्लिक पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार कहती है कि उन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने राज्य सरकारों के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विमर्श किया, तक उसके बाद संघ से, विशेषज्ञों से भी कई तरह के सुझाव प्राप्त किए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पर भी उन्होंने विचार किया और आरबीआई से भी बात की। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यूपीए समिति की सिफारिशों पर आधारित यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इतने लोगों से बात करने के बाद, डिटेल में चर्चा करने के बाद उनके ही सजेशंस और सिफारिश पर आधारित है। समिति की सिफारिशों पर जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो है जेसीएम, यानी अपने यूनियन के भी उसमें मेंबर्स कई शामिल थे, कर्मचारी के पक्ष के माध्यम से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने व्यापक सहमति तक पहुंचने के लिए समिति के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए, यानी जेसीएम से भी चर्चा हुई। और आपने देखा होगा कई बार जेसीएम के भी मेंबर्स आए और आने के बाद उन्होंने भी कई तरह की चर्चाएं की, उन्होंने भी कई तरह की चीज़ें बताई। उसके बाद जा कर के ये यूपीएस का कानून बना, इनका कहना है, और उसके बाद इस तरह के जो नियम इन पे लाए गए हैं वो लगाए। क्या बने कि पर्याप्त सेवा यानी एडिक्वेट 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पेंशन के रूप में पिछले 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगी। उसके बाद अगर कम से कम मिनिमम 10 साल की सर्विस कोई करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। और पेंशनर की डेथ होने के बाद उसके स्पाउस को, जीवन साथी को 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी। आपको पता होगा कि ओपीएस में जो दी जा रही थी वो ओपीएस में दी जा रही थी 50% पेंशन पेंशनर की, इसमें 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसके बाद गारंटेड पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन के में तीनों में महंगाई राहत दी जाएगी। अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि डीए और डीए नहीं दिया जा रहा है, डीआर दिया जा रहा है। तो कभी भी पेंशनर को डीआर यानी महंगाई राहत ही दिया जाता है। डीए हमेशा जो रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको डीए दिया जाता है, पेंशनर को डीआर मिलता है। रेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब कर्मचारियों के अंशदान में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी जो डिडक्शन हो रहा है 10% का आपके सैलरी में से, वो उसमें कोई ग्रोथ मतलब उसमें वृद्धि नहीं होगी। 12 या 15% नहीं किया जाएगा, 10 का 10% ही आपसे लिया जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अंशदान बढ़ाएगी, यानी पहले 10% था, 2019 में उन्होंने 14% किया, और इस अंशदान को अब वो बढ़ाने पे विचार करे, जो कि 18.5% उन्होंने किया है। इसके बाद एक अच्छा पॉइंट क्या है कि एनपीएस के तहत पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी पहले से जो रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस में और 1700, 1500, 500, 200 रुपये पेंशन मिल रहे हैं, उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को सबसे पहले जो डिडक्शन था यानी एरियर्स दिए जाएंगे, और जो डिडक्शन था उसका कैलकुलेशन को समायोजित किया जाएगा। और अगर 10 वर्ष से ऊपर की सर्विस हुई है तो मिनिमम 10,000 का पेंशन तो देना बनता ही है। योजना का विवरण और पात्रता, कर्मचारी का अंशदान, मूल वेतन के डीए 10%, यानी वही है बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो डिडक्शन में रहेगा। और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया जाएगा। अब इसमें एक सोचने वाली बात बड़ी है कि जो पेंशन को उसको दो निधियों में विभाजित, यानी दो भाग में उसके अकाउंट को डिवाइड किया जाएगा। एक जो पेंशन रहेगा उसमें सैलरी और डीए का 100% के बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन को मिलाया जाए, और एक अलग से जो पूल बनेगा, अलग से जो एक कोष बनेगा, उस कोष में कर्मचारी का बेसिक डीए का 8.5% जोड़ा जाएगा, यानी 8.5% एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड करके वो अलग अकाउंट रहेगा, यानी 10 + 14% का एक अलग, और 10% का एक अलग, कर्मचारी का 14% का अलग, और 8.5% का एक अलग रहेगा। अब इसके बाद है कि कर्मचारी सुनिश्चित पेंशन में आनुपातिक कमी के साथ
व्यक्तिगत पेंशन को उसका 60% तक निकाल सकता है। गौर से देखेंगे तो प्रोपोर्शनेट पेंशन आफ्टर गेटिंग द 60% विड्रॉवल, यानी अगर आप 60% का विड्रॉवल कर लेते हैं, कई जगह ये कन्फ्यूजन है कि नहीं 60% का अमाउंट भी मिलेगा, नहीं, अगर 60% का विड्रॉवल कर लेते हैं तो आपका 40% का बचेगा अंशदान। 40% का बचेगा तो मान लीजिए जो आपका 50,000 पेंशन बन रहा था तो 20,000 पेंशन बनेगा। 40 प्रोपोर्शनेट आनुपातिक पेंशन ही आपको मिलेगा। आपने जितना निकाल लिया, आहरित कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसको अनुपातिक ही पेंशन मिलेगा। गारंटेड पेंशन पीएफआरडीए का जो डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न पे है उसी पे आधारित रहेगा, और जो आपका व्यक्तिगत पेंशन कॉर्पस है वो रेडी किया जाएगा। अब एक और चीज़ में बोला है, अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कहने की बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात है कि मान लीजिए वार्षिकी सुनिश्चित वार्षिकी से कम है, यानी अगर आपका 25 ईयर्स का सर्विस भी हुआ, उसके बावजूद अगर आपको दिए जाने वाला एश्योर्ड पेंशन 50% से फिर भी आपका पेंशन कम हो रहा है तो उस कमी को सरकार पूरा करेगी, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसमें तो जो कहा गया है, इसमें जो कहा गया है वही बता रहा हूँ, वो अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दिया जाएगा। अगर अधिक उत्पन्न करता है तो कर्मचारी को ऐसी उच्च वार्षिकी का हकदार होगा, ये कहा गया है। अब जो होना होगा वो बाद में क्या करेंगे कैलकुलेशन, वो बाद की चीज़ है। यूपीएस के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली टॉप अप बेंचमार्क वार्षिकी तक ही सीमित होगी। मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस, कम से कम 10 साल की सर्विस प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने का विकल्प होगा, यानी अगर कोई एनपीएस में रहना चाहता है तो एनपीएस में रहे, कोई यूपीएस में जाना चाहता है तो यूपीएस में जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी चाहे तो एनपीएस के साथ जारी रहने का विकल्प भी चुन रख सकते हैं, यानी एनपीएस में रहना है रह सकते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रेगुलेशंस जो भी रहेगी वो लागू की जाएगी। इसमें 90 लाख से अधिक कर्मचारी हों, जिसमें 23 लाख केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के 3 लाख कर्मचारी हैं और 56 लाख अन्य कर्मचारी हैं को लाभ मिलने का उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकायों को 10 लाख कर्मचारियों का लाभ होगा। आपको ये भी बताते चलूँ कि महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाली पहली राज्य ऑलरेडी बन चुकी है कि महाराष्ट्र लागू करने वाली है। अब इसका ये देखना है कि ये पेंशन जो आनुपातिक प्रणाली में दी जाएगी उसमें किस तरह के कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने का विकल्प होगा, ये मैंने आपको बताया ही। 10 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा पता है। इसमें ये कहना है इनका कि इससे क्या होगा कि आम नागरिकों के हितों की भी रक्षा होगी, टैक्स का भी बोझ नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतः सरकार पोषित नहीं बल्कि ये वित्त पोषित है, पूरी तरह से ये योजना वित्त पोषित है। इसलिए नागरिकों की भावी पीढ़ियों को भी कई तरह का जो वित्तीय समस्या आ सकती है उससे भी बचाया जा सकता है, ये कहना है सरकार का। अब सोचने वाली बात ये निकल के आती है कि देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मोरलेस अगर 3 बदलाव जिसकी मैंने चर्चा की है हमेशा से, अगर वो 3 में से कोई भी बदलाव आ जाता है तो वो बदलाव आने के बाद अनडाउटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंशदान देने के बावजूद भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर अंशदान दे ही रहे हैं तो अंशदान देने के बाद, यानी अपना कंट्रीब्यूशन जब कर्मचारी कर ही रहे हैं तो सफिशिएंटली उनका कंट्रीब्यूशन अपने आप में 50% पेंशन के लिए एलिजिबल है, तो उस अंशदान के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की जो वो 3 मॉडिफिकेशंस है वो कर दिए जाने चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, जिनमें से ये है, और इसमें कोई दिक्कत या गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे जो एक छोटा सा ब्रीफ आया था उसका मैंने एक बस लाइन बाय लाइन सिलसिलेवार बताया है क्या है कैसे, वीडियोज़ और अपने ओपिनियंस तो दे चुका हूँ। जब पूरी नियमावली आती है तो वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उस वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। क्वेश्चंस जो भी हो आप पूछ सकते हैं, बात वही फिर निकल के आती है। हम अपनी बात शांति के तरीके से रखते रहेंगे, बदलाव के लिए मेहनत करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं यूपीएस आने वाले समय में ओपीएस बन के हमारे सामने आएगी और आइदर हमें ओपीएस प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।